सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं मनीषा मिश्रा आपका अपनी हिंदी की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी का पिटारा। और इस हिंदी के पिटारे से हमें पता चलेगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं इससे कौन सा टॉपिक निकलने वाला है। आइए बच्चों, हम देखते हैं कि इस हिंदी के पिटारे में कौन सा टॉपिक छिपा है। और इसे खोलने से पहले हमें कुछ बोलना पड़ता है। हमें बोलना पड़ता है आबरा का डाबरा गिली गिली छू। और मनीषा मैम की हिंदी की कक्षा हो जाए शुरू। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। अरे वाह, हमें मिला है वर्ण। तो हमारा टॉपिक कौन सा हो गया आज के लिए? वर्ण। लेकिन ये क्या, वर्ण के साथ हमें मिली है माला, मतलब कि वर्णमाला। अरे हाँ बच्चों, आपने सही समझा। ये देखिए, वर्णमाला। बच्चों, क्या आप जानते हैं ये क्या है? ये हैं मोती। जब ये अलग अलग हैं तो हम इन्हें कहते हैं मोती। लेकिन जब यही मोती एक साथ एक धागे में पिरो दिए जाते हैं तो वो बन जाती है माला। हम उसे कहते हैं माला। उसी प्रकार से जब वर्ण अलग अलग रहते हैं तो वो कहलाते हैं वर्ण। लेकिन जब वही वर्ण आपस में एक साथ समूह में आते हैं तो वो कहलाते हैं शब्द। बच्चों, आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। बच्चों, तो आइए हम जानते हैं वर्ण के बारे में विस्तार से। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है। तो वर्ण की परिभाषा है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सकें, वर्ण कहलाते हैं। और वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, अगर वर्ण इधर उधर अलग अलग रखे हुए हैं तो वो वर्णमाला नहीं कहलाएंगे। जब वो एक साथ एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित समूह में रखे होते हैं तभी वो वर्णमाला कहलाते हैं। और बच्चों, क्या आपको पता है कि वर्ण को ही अक्षर भी कहा जाता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आपको पता होना चाहिए कि वर्ण और अक्षर दोनों एक ही चीज होते हैं। अच्छा बच्चों, वर्ण को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिया है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है कमल। क्या लिखा है मैंने? कमल। तो बच्चों, कमल को मैंने लिखा है शब्द। अब देखिए, अगर इसी कमल के जो वर्ण हैं उनको मैं अलग अलग कर देती हूँ तो ये क्या होते हैं? बच्चों, इस कमल के वर्ण मैं अलग अलग कर रही हूँ। जैसे कि मैंने का को लिख दिया अलग, अब हो गया ये वर्ण। अब इस कमल में से मैंने माँ को अलग लिख दिया, अब ये क्या हो गया? एक वर्ण। और उसी प्रकार से ला को भी अलग कर दिया। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई शब्द बनता है तो वो वर्णों का एक समूह होता है और उसके ऊपर एक ही शिरोरेखा जाती है। तो जब शब्दों के समूह के ऊपर एक ही शिरोरेखा जाती है तब वह बनता है एक शब्द। और उसी शब्द के वर्ण अलग अलग लिख दिए जाएं तो वो हो जाते हैं साधारण वर्ण। बच्चों, तो आइए हम जानते हैं कि वर्णों के भेद कितने होते हैं। तो वर्णों के दो भेद होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। बच्चों, स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। बच्चों, मेरे साथ साथ बोलिए, स्वरों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इनकी संख्या होती है 11। बच्चों, आप ये देख सकते हैं, ये होते हैं हमारे स्वर। ये होते हैं हमारे 11 स्वर। अब इनके बाद आपको दो और स्वर देखने को मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग। तो अंग को कहते हैं अनुस्वार और आह को कहते हैं विसर्ग। बच्चों, इन्हें अयोगवाह भी कहा जाता है क्योंकि ना तो ये पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से ये व्यंजन होते हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि वर्ण का दूसरा भेद कौन सा है। तो वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन। व्यंजनों को बोलने के लिए
हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बच्चों, इनकी संख्या होती है 33। ये सभी आप देख सकते हैं, ये व्यंजन होते हैं। ये 33 व्यंजन होते हैं। बच्चों, आपने इसके बाद भी कुछ व्यंजन देखे होंगे जिन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं शत, त्रक, ज्ञ और श्र। इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन, अर्थात ये दो व्यंजनों को जोड़ करके बनते हैं। बच्चों, इसके अतिरिक्त भी आपने कुछ ध्वनियां देखी होंगी जो कि होती हैं अड़ा और ढ़, अड़ा और ढ। जब हम लिखते हैं पेड़ तो हम इसका उपयोग करते हैं। जब हम लिखते हैं पेड़ा तब भी हम इसका उपयोग करते हैं। और जब हम लिखते हैं पढ़ना, चढ़ाई, तो हम इस ढ़ का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कक्षा में मैंने आपको जितनी बातें समझाई हैं वो सब आपको भली प्रकार से समझ में आ गई होंगी। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यहाँ पर जितनी भी चीजें समझाई गई हैं सब समझ में आ गई होंगी। आप इसको दोहराएंगे और प्रयास करेंगे।